स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। इसका बच्चों प्रूफ भी आता है आपके पेपर्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके ये जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मेरे पीछे लिखा हुआ है, इसके से आपको जो आगे आने वाले फार्मूलाज हैं उनको समझने में बड़ी आसानी होगी। मोस्टली फार्मूलाज जो है ना वो इसी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही डिराइव होते हैं, इसी से याद रखने में भी मदद मिलती है। और उनको आप अगर याद नहीं भी हैं तो थोड़ी बहुत समझ बूझ के साथ उन्हें बना भी सकते हैं। तो हम जब वो फार्मूलाज आते जाएंगे तो हम उनको साथ साथ देखेंगे भी कि किस तरीके से उनको याद रखना आसान है, किस तरीके से उनको डिराइव करना आसान है। तो बच्चों फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले कुछ ख़ास बातें हैं जो आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, कंसेप्ट नंबर 1 आपका फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो ये है कि जब आप ये मैट्रिक में आप लोगों ने वेक्टर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर है r और इसकी लेंथ फर्ज करें r है, तो इसे आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया करते थे। एक को कहा करते थे x कंपोनेंट और एक को कहा करते थे y कंपोनेंट। तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक, ये O से लेके इस पॉइंट तक जो आपका कंपोनेंट बनता है उसे आप कहा करते थे r का x कंपोनेंट और इसे आप कहा करते थे r का y कंपोनेंट। ये बातें तो खैर हमारे किसी काम की नहीं है। हम देखें, अगर r यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा, तो ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके एंड होता है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हुआ करते थे वो हम लिखा करते थे r cos थीटा और r sin थीटा। यानी कि जो इसका y कंपोनेंट था वो r sin थीटा के इक्वल हुआ करता था और जो x कंपोनेंट था वो r cos थीटा। जो r है वो इस वेक्टर की जो थी मैग्नीट्यूड हुआ करती थी। इसके अलावा इसके बाद जो दूसरी बात ये हमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया करूँगा जो भी कंपोनेंट्स या जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिखने की जब बात आएगी तो मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। बस मैंने एंगल लिखना है और वेक्टर लिखना है और मैंने उसके जो पॉइंट्स जो हैं वो लिख डालने हैं। इसके बाद जो दूसरी बात आप लोगों ने मैट्रिक ही में पढ़ी, थ्योरम्स के चैप्टर थे ट्रायंगल से रिलेटेड, कि दो ट्रायंगल्स अगर A B C D E F आपके अगर दो ट्रायंगल्स हैं और इसमें उसने कहा जी कि A B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है D E के और एंगल अल्फा और एंगल इसे मैं नाम दे देता हूं बीटा का। अल्फा कॉन्ग्रुएंट है बीटा के और साइड AC कॉन्ग्रुएंट है साइड DF के। तो हम क्या करते थे कि अगर ये एक साइड, एक एंगल और एक साइड अगर वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत क्या हुआ करता है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DE और F ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाया करते हैं। तो जो ये इसे हम नाम दिया करते थे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो इसके तहत क्या है ये हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में। तो ये मैंने मुनासिब समझा कि आप लोगों को पहले से ये दोनों चीज़ें आती हों ताकि प्रूफ के दौरान कहीं हम किसी जगह पे फंस ना जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं जी हम अपने प्रूफ को। तो इसका स्टार्ट लेने से पहले जी आपने कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। हम लिखते हैं जी प्रूफ के लिए हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो एंगल्स हैं
पहले से सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है, साथ साथ फिर हम उनको डायग्राम में भी इसी तरह से एडजस्ट करते जाएंगे। तो हम लिखते हैं जी फॉर आवर कन्वीनियंस लेट अल्फा ग्रेटर है बीटा से और दोनों जो हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, अल्फा बीटा जो है वो दोनों पॉजिटिव हैं। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट ओ। तो आपने क्या करना है जी, एक यूनिट सर्कल जो है वो लेट करना है। यूनिट सर्कल में जो क्या होता है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, 1 मीटर कह दें, 1 इंच कह दें, 1 सेंटीमीटर कह दें, बस उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये है जी हमारा सर्कल और ये इसका सेंटर है पॉइंट ओ पे। मैं इसका रेडियस जो है वो मार्क कर देता हूं और रेडियस की जो लेंथ है वो हमने बात कर ली कि ये यूनिट सर्कल है तो रेडियस की लेंथ जो है वो क्या होगी जी, 1 होगी। अब मैं अल्फा और बीटा को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ देखिए जी अल्फा और बीटा, अल्फा मैंने सबसे बड़ा एंगल लिया था और बीटा जो है वो छोटा एंगल लिया था। तो मैं कहता हूँ जी मेरा जो एंगल अल्फा है वो है यहाँ, ये वाला एंगल, ये क्या है जी अल्फा। और बीटा जो है वो मैं इससे थोड़ा सा छोटा एंगल लूंगा। मैं कहता हूं जी कि मेरा जो एंगल बीटा है वो ये है बीटा। और इसने पॉइंट ए पे सर्कल को कट किया और इसने पॉइंट बी पे सर्कल को कट कर दिया। तो बच्चों देखें, अब जो आपके पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है, मैंने जो आपको कंसेप्ट नंबर 1 दिया था उसके तहत हम लोगों ने इसके लिखने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो आपने लिखना है जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर क्या होंगे जी। अब देखें रेडियस आर जो है वो हमारे पास 1 है और एंगल जो लाइन ए ओ जो लाइन बना रही है वो हमारे पास एंगल कितना बना रही है, अल्फा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कॉस अल्फा और साइन अल्फा। हमने अपने कंसेप्ट में क्या सीखा था कि आर कॉस अल्फा और आर साइन अल्फा। तो आर यहाँ पे हमने नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। रेडियस की का जो लेंथ है वो हमने 1 पहले से बता दिया यूनिट सर्कल के नाम। इसी तरह बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आपके पास बनेंगे कॉस बीटा और साइन बीटा। तो ये है जी आपके पास कोऑर्डिनेट्स। तो आप वो लिख दें जी एंगल पॉइंट ए हमने पहले लिखा है तो उसके पॉइंट्स पहले लिखेंगे। तो ये बनेगा cos अल्फा कॉमा cos साइन अल्फा। और इसी तरह आर एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बनेंगे, cos बीटा और साइन बीटा। अब आप इस तरह करें। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है कि आपके पास जो एंगल ए ओ बी बन रहा है आपने इसके बारे में लिखना है। हियर मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है यहां से लेके यहां तक और बीटा है यहां से यहां तक। तो ये जो दरमियान वाला गैप है ये क्या बन जाएगा जी आपके पास अल्फा माइनस बीटा के। इसके बाद जो आपने अगला काम करना है वो ये करना है कि यहां पे आपने पॉइंट के साथ
मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं डी का, डी का। और बच्चों डी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू 1, वाई एक्सिस की वैल्यू 0। ओरिजिन से यहां तक क्योंकि 1 का डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे कोई भी डिस्टेंस ने तय नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है हम वहां पे 0 रखेंगे। तो इसके बाद आपने अगली बात क्या करनी है, कट द सर्कल एट ए पॉइंट, नाम दे दिया उसे हमने ए बी सी कहा हुआ तो इसे कहा गया सी, एट पॉइंट सी सच दैट measurement angle DOC is equal to measurement angle, कौन सा एंगल बनाना है जी, AOB, AOB जो किसके इक्वल है जी, अल्फा माइनस बीटा के। इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहे थे कि आपने DOC यहां किसी जगह पे आपने C पॉइंट ऐसा मार्क करना है कि वो जो एंगल DOC जो है वो अल्फा माइनस बीटा के इक्वल बने। तो आप देखें जी, मैं इसे जितना ये है उतना यहां पे मार्क कर देता हूं, तो ये पॉइंट मेरे पास वो C बनेगा, मैं इसे नाम देता हूं C का। और हमने चूंकि बात की हुई है कि DOC जो है वो मेजरमेंट अल्फा माइनस बीटा के इक्वल बनेगा, तो मैं इसे नाम दे देता हूं, ये वाला एंगल मेरा है अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। ठीक है जी, और ये बात हम लोगों ने यहां पे लिख डाली है। नाउ द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो अल्फा पहले से स्टैंडर्ड पोजीशन में था, बीटा पहले से स्टैंडर्ड पोजीशन में था, और अल्फा माइनस बीटा जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं था, तो हमने उसको स्टैंडर्ड पोजीशन पे लिया है। किसी एंगल का स्टैंडर्ड पोजीशन पे होना क्या होता है, बेसिकली उसका एक आर्म या इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस हो, और फिर उसके बाद जो टर्मिनल आर्म है वो पॉजिटिव वाली साइड पे, पॉजिटिव साइड पे, जिस साइड पे हम एंगल को मेजर किया करते हैं वो साइड पे। तो एंगल की मेजरमेंट और उसका पॉजिटिव नेगेटिव होना हम चैप्टर नंबर 9 में देख चुके हुए हैं। तो बच्चों ये अब स्टैंडर्ड पोजीशन में आ गया। इसके बाद आपने अगला काम क्या करना है, आपने कहना जी ज्वाइन A to B एंड D to C। आपने A और B को ज्वाइन कर देना स्ट्रेट लाइन से, ये ज्वाइन कर दिया, और यहां इसे हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो बच्चे इन दोनों लाइंस लगाने के बाद, ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनको इस तरतीब के साथ ज्वाइन करने के बाद आपके पास ट्राइंगल्स बन गई, DOC एक ट्राइंगल बन गई और AOB दूसरी ट्राइंगल बन गई। Here we have two triangles, triangle AOB and triangle DOC. Also triangle AOB is congruent to triangle DOC। कॉन्ग्रुएंट है जी। कॉन्ग्रुएंट होने की बात हम क्यों करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होने की बात हम इसलिए करेंगे कि हमने AB और CD को इक्वेट करना है। तो आप लिखेंगे सो measurement AB is equal to measurement CD, बल्कि आप ऐसे करने के बजाय इसे ऐसे लिखते हैं कि डिस्टेंस ऑफ दोनों का
ए बी और सी डी जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। और इसके बाद दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें। ए बी डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस स्क्वायर। यहां पे आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला तो पहले से आता होगा, लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं आप लोगों को कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। उससे मैं इसे मिटा देता हूं जी। मुझे जब भी दो पॉइंट्स हों आपके पास, ए है x1 y1 और b है x2 y2, तो ए बी डिस्टेंस अगर आप लोगों ने कैलकुलेट करना हो तो वो होता है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो मुझे देखें, दोनों डिस्टेंसेस हमने इक्वेट किए हुए, उसके बाद इनके स्क्वायर्स इक्वेट किए हुए। स्क्वायर्स हमने क्यों ले लिए? ताकि ये स्क्वायर रूट हमारे ये प्रॉब्लम ना करे, ये स्क्वायर रूट यहां से खत्म हो जाए। और साथ ही हम यहां पे c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको भी लिख देते हैं। ये बनेगा cos अल्फा माइनस बीटा कॉमा sin अल्फा माइनस बीटा, ये कोऑर्डिनेट्स हैं सी के। तो अब हम ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहां x1 y1 x2 y2 इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और यहां पे x1 y1 x2 y2, या बेशक आप इनको पलट भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई इश्यू नहीं होगा। तो देखें जी, फार्मूला अप्लाई करते हैं। मैं यहां से आगे से स्टार्ट लेता हूं जी। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। पहले मैं ए बी की वैल्यू लिखता हूं, फिर उसके बाद सी डी की वैल्यू लिखता हूं। तो ए बी मेरे पास क्या बनेगा जी, cos अल्फा माइनस cos बीटा स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा स्क्वायर। ये मैंने ए बी डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया, और सी डी डिस्टेंस का स्क्वायर देखेंगे। cos अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 0 का स्क्वायर। x कंपोनेंट में से x कंपोनेंट माइनस कर दिया, y कंपोनेंट में से y कंपोनेंट माइनस कर दिया। तो अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से इसको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा माइनस, और फिर प्लस cos स्क्वायर बीटा। a माइनस बी इस पे भी लगा दें, तो ये बनेगा sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के लिए मैं इसे यहां पे लिखता हूं जी। ये मेरे पास a माइनस बी होल स्क्वायर cos अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा 2ab हुआ करता, तो b यहां 1 है इसलिए मैं इसको ऐसे लिखता हूं, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस ये sin अल्फा माइनस बीटा माइनस 0, ये दोबारा से sin अल्फा माइनस बीटा बन जाएगा, तो ये बनेगा sin अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अब देखें आप कि cos स्क्वायर अल्फा और sin स्क्वायर अल्फा, ये चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 1 के। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूं, ये 1 है माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा और माइनस 2 sin अल्फा sin बीटा। इनमें से मैं माइनस 2 कॉमन ले लेता हूं, तो बनेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। फिर बारी है cos स्क्वायर बीटा की और sin स्क्वायर बीटा की। cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, ये भी आपके पास 1 होता है, तो ये बन जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां देखें cos स्क्वायर
स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये भी 1 के, और ये आपके पास बन जाएगा प्लस ये वाला 1 माइनस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। और फिर देखें 1 प्लस 1 2 माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद अगली बात क्या होगी, ये 2 और ये 2 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 यहां आएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो, तो आपके पास बचेगा माइनस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 cos अल्फा माइनस बीटा। ये 2 इधर आके डिवाइड होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बच जाएगा वो बनेगा cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा। तो बच्चों ये है आप लोगों का फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई हो। अगर समझ नहीं आई तो बच्चों मुझसे कमेंट्स में पूछें और मुझसे रब्ता करें ईमेल के थ्रू। और आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।